आज मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या और सब एग्जाम में आ चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर। 4 ऑप्शन दिया है, बताना चाहो में कौन सही है। ये अभी इस साल भी आया, 2024 में भी आया हुआ है। जेई का जो है पेपर है ऑनलाइन जो होता है उसमें इस साल आया है, इस साल भी आया है, इसके बाद भी, इसके पहले भी कई बार आ चुका है ये। तो ठीक है, देखते हैं कैसे। इसमें कोई ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि इसको कैसे करना क्या है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है और जो की कंसेप्ट इसमें है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसे होता है, उसी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन हमारा है, टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सेम रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, यानी एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। दोनों को अगर हम सीरीज में लगा देते हैं तो ये भी R0 है। सपोज कर लीजिए रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस मान लीजिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज इक्वल टू R0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया हमारा क्या है, RT है। RT है, जैसा कि जानते हैं टेम्परेचर के वेरी होने के साथ रेजिस्टेंस वेरी होता है। और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो जानते हैं, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जब उसका ये कह रहा है कि जब दो रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो सबका दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, ये बराबर है। तो लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है। इसको मतलब दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं, या दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी। लेकिन तो उसी को कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और दूसरे केस में व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं इक्वल वैल्यू के, तो जानते ही हैं कि जो RS होता है ये होता है R1 प्लस R2। अगर इक्वल वैल्यू के हैं मीन R0 प्लस R0, तो ये हो गया 2R0 हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया है। और अगर दोनों पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है RP इज इक्वल टू होता है ये या तो इसको ऐसे लिखिए कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के हैं इसलिए इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R0 अपॉन 2, वेयर R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ठीक है, अब हम T डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज में अगर लगा हुआ। देखिए अगर तो RT जो हमारा हो जाएगा, RT सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो हो जाएगा हमारा, देखिए R1 RT1 प्लस RT2 हो जाएगा। इट मीन कितना हो जाएगा, RT1 की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी, R01 प्लस अल्फा 1। मान लिया कि अल्फा 1 फर्स्ट कंडक्टर का है और उसका जो टेम्परेचर है, मान लिया टेम्परेचर क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है इसलिए जो डेल्टा T होगा वो T माइनस 0 इज इक्वल टू T ही रह जाएगा। तो ठीक है, इसको हम सीधे T लिखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगी। प्लस R01 प्लस अल्फा 2 इंटू T, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट है RTS ये बराबर हो जाएगा R0, जो इक्विवेलेंट आया है। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा, 2R0 हो जाएगा। और इस तरह से 1 प्लस, मान लिया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज के केस में अल्फा S है और टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर अल्फा T है। तो ठीक है, दोनों को देखे करके अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये R0 प्लस R0 अल्फा 1T प्लस R0 प्लस R0 अल्फा 2T। देखिए तो इसमें से
ज्यादातर जो है आपके कैंसिल होने वाले हैं, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2r0 1 प्लस 2r0, जैसे इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 2r0, ये हो जाएगा α1 प्लस α2 इंटू टी हो जाएगा। ये 2r0 कैंसिल हो जाएगा, और ये है 1 प्लस अल्फा एस टी इज इक्वल टू 1 प्लस α1 प्लस α2 इंटू टी। 1 और 1 कैंसिल, 1 और 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी टू, इसमें टू से भी मल्टीप्लाई होगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अल्फा एस टी इज इक्वल टू, ये 1 1 कैंसिल हो गया, α1 प्लस α2 इंटू टी, ये टी कैंसिल कर दिए, तो दोनों तरफ से इसको काट दीजिए, तो जो अल्फा एस हो जाएगा ये हो जाएगा α1 प्लस α2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये किस केस में हो जाएगा, ये सीरीज के केस में हो जाएगा। इसमें देखिए कोई ऑप्शन लग रहा है, इसमें ऑप्शन जो है α1 α2 तो लग रहा है, तो ठीक है, लेकिन अब इसको देखना है, इसको देखना है ये होगा कि नहीं होगा ये। चलिए ठीक है, देखते हैं दोनों को। यानी सीरीज के केस में जब हम लगाएंगे दोनों रेजिस्टेंस को, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 α2 है, तो हो जाएगा अल्फा एस, यानी सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी α1 प्लस α2 divided by 2, where α1 and α2 are the resistance temperature coefficient of conductor 1 and conductor 2 respectively। तो ठीक है, तो सीरीज के केस में हो गया, तो एक तो हमारा ऑप्शन आ गया कि एक हमारा सीरीज के केस में ये इसकी वैल्यू होगी। अब पैरेलल के केस में देखते हैं क्या होगा। ये इसको मिटा रहा हूं मैं, ये पैरेलल के केस में पैरेलल के सीरीज के केस में हमारा हो गया, यानी अल्फा एस इज इक्वल टू α1 प्लस α2 अपॉन 2, ये हो गया सीरीज के कॉम्बिनेशन में। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सीरीज के केस में, तो ये तो ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों में से नहीं हो सकता है, आइदर ए इज करेक्ट आइदर डी इज करेक्ट। तो ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, आरपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R0 अपॉन 2 ये होता है। लेकिन अब हमें किस पे निकालना है, एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, तो एट टी डिग्री सेंटीग्रेड मान लिए RPT हमारा है, ये RPT है, जिसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, अब उसको देखते हैं, ये RPT, तो ये हो जाएगा जैसे होता है RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। हमारा जो R1 है, R1T, यहाँ पे T हो जाएगा, ये हो जाएगा R0 1 प्लस α1T एंड R2 विल बी इक्वल टू R0 1 प्लस α2T हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो गया, और जब पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो हमारा आया है RT R0 बाई 2 आया है, यानी जो पैरेलल के केस में हमारा है RPT है R0 अपॉन 2 है। तो ठीक है, इसको रख करके देखते हैं। तो अब ये दूसरे के केस में जैसे ये फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे टी रहेगा, ध्यान दें, बार बार लिखूंगा, लिखने पे कोई वो नहीं होता, क्योंकि डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस 0 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसको अब देखते हैं दूसरे के उसमें। तो RT जो अब हमारा है ये हो जाएगा R0 अपॉन 2 1 प्लस अल्फा, पैरेलल के केस में मान लिया कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रजिस्टर इज अल्फा पी इंटू टी है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, और दूसरा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू R1 इंटू R2, तो R1 कितना है, ये हमारा है R0 1 प्लस α1 टी, और R2 कितना है R0 1 प्लस α2 टी है, ये होता है। अब दूसरा यानी जैसे पैरेलल में होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसी का सम कर दीजिए, R0 1 प्लस α1 टी प्लस R0 1 प्लस α2 टी कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व इसको करेंगे, देखिए
ये हमारा है R0/2 1 प्लस अल्फा पी। ध्यान रहे, पर अल्फा पी इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द टू रजिस्टर इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इनटू P इज इक्वल टू। अब ये देखिए इसको क्या करना है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा R0² और इसमें कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा R0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 T इंटू 1 प्लस अल्फा 2 T, अल्फा 2 T डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 1 T प्लस 1 प्लस अल्फा 2 T हो जाएगा। ठीक है, जो हो रहा है उसको अभी होने दीजिए, ग्राफ में फिर इसको देखा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको देखिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे बस इतना हो गया, बस आपको सिर्फ अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज है ये। चलिए ठीक है, उसको देखते हैं ये कैसे आ रहा है ये। चलिए ठीक है, आप देखिए R0 ये है तो इसका जो है एक R इससे कट गया है और एक R0 इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा पी टी अपान 2 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, जब इसको जब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, क्योंकि टी दोनों में सेम है। अब इसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले कर लीजिए, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 टी प्लस अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये सॉरी ये नहीं 1 नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये सॉरी क्योंकि 1 प्लस 1 1 है 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा और ये 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी है ये। चलिए ठीक है, इसमें देखिए इसमें ये कहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर नियरली बताना है, यानी इसमें आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो कई सारी जगहों पर हमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन हमारा यहीं पर हो जाएगा। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जानते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, यानी 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर में होती है। जब 10 टू द पावर -4 का दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो और भी कम हो जाएंगे, 10 टू द पावर -1 या 10 जो भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड because alpha 1 and alpha 2 are very small. Alpha 1 and alpha 2 are very small, very small, यानी इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर में होते हैं, 10 टू पावर -5 के ऑर्डर में भी हो सकते हैं जैसा मटेरियल हो। तो इस तरह से करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा नेगलेक्ट, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 0.002 है और फिर इसको दो बार मल्टीप्लाई करें तो 0.00004 करके हो जाएगा, तो जो बहुत कम हो गया है। यानी इस तरह से इसको हम नियर बाई करने के लिए, अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब देखिए हमारा और भी आसान हो गया, अब ये हो गया 1 प्लस अल्फा पी टी अपान 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए क्या बचा हमारा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी बचा है, इंटू टी बचा हुआ है, और नीचे कितना आया है ये 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसको करने के थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि नियर बाय हमें आंसर लाना है। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, टी चेंज इन टेम्परेचर, इसको कर सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपान 2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इतना होने दीजिए जो हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ना है। देखिए ये जो है ये पूरे का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये पूरे का कॉम्बिनेशन का पावर लिख सकते हैं, पावर इसका 1 है। जैसे x है, x होता है, x है इसको x टू द पावर 1 होता है। तो इसी तरह से ये था 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी,
पावर 1 का है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए हम थोड़ा सा इसको एक जगह हमने नेग्लेक्ट कर दिया अल्फा 1 अल्फा 2 जहां पर टर्म है। अब थोड़ा सा इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम की, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। तो देखिए हमारा ये आया है 1 प्लस अल्फा पी टी अपान 2 इज इक्वल टू, ये है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, ये है। और ऊपर जो देखिए हमने ये बताया था, इसको जो क्या कीजिए, इसको 1/2 है ना, इसको 1/2 रहने दीजिए, 1/, इसमें कॉमा रहने दीजिए। जब इसको कॉमा रहने देंगे तो ये हो जाएगा जो इसको, और इसको 1 प्लस अल्फा 1 टी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपान 2 टू द पावर टी पर जो 1 का पावर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपान 2 इंटू टी पर जो है ये -1 का पावर है, -1 का पावर है। तो ठीक है, इसको -1 का पावर तो ऐसे रहने दीजिए। अब यही -1 का जो पावर है, आप जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में जैसे होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर -n, ये हो जाता है 1 - n x व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ही, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1/2 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, दूसरे केस में 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपान 2 इंटू टी, क्योंकि ये जो है बाइनोमियल, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, क्योंकि इसका भी यूज बहुत ज्यादा यूज कहीं कहीं इसको करना पड़ता है। तो ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, यानी जो हम सिंप्लीफाई करने जो आ रहा है 1 प्लस अल्फा पी टी अपान 2, ये इज इक्वल टू 1/2, ये देखिए फिर ये आया है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, और इसको जो है हम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इसको जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और ये इंटू टी है अपान 2 हो जाएगा। ये जो हाफ है इस हाफ से काट दीजिए, तो इसको जब काटेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा पी टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टी इंटू 2 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये होल का जो हो गया है 2 का पावर हो गया है, इंटू टी, इसको लिखिए। फिर इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, जहां पर भी प्रोडक्ट इनका आएगा या स्क्वायर आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 या अल्फा किसी भी एक का स्क्वायर आए, दोनों के सम का स्क्वायर आए या माइनस का स्क्वायर आए, तो टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 पहले से ही बहुत 0 होता है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं क्या आ रहा है। इसको देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस अल्फा पी टी इज इक्वल टू, ये देखिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, एक है साथ में, और दूसरे में क्या है 2 माइनस, ये है कितना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी है। अब इन दोनों को फिर सिंप्लीफाई कीजिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 का हो जाएगा 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 में, फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 में, तो जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी माइनस, देखिए ये फिर प्लस है, ये माइनस है, दोनों का जो साइन लगेगा माइनस होगा, ये हो जाएगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर इंटू टी का होल स्क्वायर।
अब एक दूसरा फिर अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये दोनों पहले से बहुत स्मॉल होती है, यानी इसकी वैल्यू होती है कॉपर केस होती है 0.004 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ या 5 के ऑर्डर में होती है। तो इनका जो स्क्वायर जब करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो इस वाले टर्म को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी can be neglected because of very small value of alpha 1 alpha 2। तो देखिए तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा ये 2 1 प्लस अल्फा पी टी इज इक्वल टू 2 माइनस, देखिए 2 है, अब देखिए ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टी है और ये 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, यानी ये 1 है और 2 है, जब दो में से एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, तो ठीक है। अब और देखिए देखते हैं क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 2 अल्फा पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। तो अब देखिए 2 2 तो कैंसिल हो गया, इधर भी 2 प्लस है, इधर भी 2 है प्लस में है, ये कैंसिल हो गया, और टी इस साइड में भी है, इस साइड में से दोनों को हम काट देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 2 अल्फा पी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा पी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2, यानी ये भी जो सीरीज का कॉम्बिनेशन था वही पैरेलल के कॉम्बिनेशन के केस में दोनों का सेम होगा। यानी अगर हम देखा जाए तो सीरीज के केस में जो था हमारी वैल्यू सीरीज के केस में हमारी जो वैल्यू थी अल्फा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 है। और पैरेलल के केस में भी वही आई है, यानी पैरेलल के केस में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टेंपरेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, देखिए इसमें ये है, ये तो नहीं सही होगा, ये डी भी देखिए सी है, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये नहीं है, ये नहीं है। यानी दोनों के केस में देखिए ये इसको जरा याद कर लीजिएगा, सिर्फ इसमें क्या करना है, मैथमेटिक्स लगानी है। तो मैथमेटिक्स लगाने के लिए किसका किसका यूज पड़ेगा, फिर इसमें किसको याद करना बहुत जरूरी है। एक दो दिन में मैं आपको उसके लिए भी कुछ रूबरू होकर के कुछ आप लोगों के सामने वो बातें अपनी प्रस्तुत करूंगा, जिसका यूज मैथमेटिक्स, जिस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। तो यूजली हम उसका यूज कर, देखा आपने क्या है कि जो बायनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है, बायनोमियल थ्योरम कर सकते हैं, या फिर दूसरा कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल भी लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को लगा करके दोनों का आंसर निकाला गया है, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों केस में जो इक्विवेलेंट टेंपरेचर कोएफिशिएंट होगा दोनों की वैल्यू सेम होगी, प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस आर सेम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द टू रजिस्टर्स। ठीक है, बस दो कंसेप्ट इसमें थी, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन था और दूसरा किसका था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी को ध्यान रहे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते, दोनों का टर्म दोनों का सेम है, नाम सेम मतलब होता है, चाहे उसको आप रजिस्टिविटी कहिए चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए, बोथ आर सेम। तो ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा बहुत ही, ये भी आपके रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पावर लाइन हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम डिलीवर्स 1 किलोवाट एट 220 वोल्ट, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली, ये भी अप्रॉक्सीमेटली बताना है, उसे पॉइंट के फॉर्म में आएगी तो उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लीजिए, 72%, 91%, 85% या 96%। कैसे करेंगे भाई, जो हमारे घरों में पावर आता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आता है ना, जो पोल पे जो खंबा वंबा लगा रहता है उससे जो तार होते हैं वही तो हमारे घरों में आते हैं, एक फेज होता है, न्यूट्रल होता है सिंगल फेज सप्लाई में। तो मान लिया भाई सिंगल फेज सप्लाई है 220 वोल्ट की, जो हमारे घरों में जनरली यूज की जाती है 220 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई, इसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो जैसे ठीक है, चलिए देखिए, मान लिया कि ये हमारा ये फेज है और हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारी पावर आ रही है, ये इसको बोलते हैं सेंडिंग एंड, यहाँ से पावर आ रही है, और यहाँ ये हमारा है घर है मान ली, जिसको हम बोलते हैं रिसीविंग एंड। तो हमको कह रहा है कि जो डिलीवर कर रहा पावर, यानी हमें जो डिलीवर रिसीविंग एंड जो हमको रिसीव हो रहा है ये 1 किलोवाट का है,
यानी जो पावर है 1 किलोवाट का पावर हमको रिसीव हो रहा है रिसीविंग एंड से, तो जाहिर सी बात है सेंडिंग एंड से पावर कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि जो पावर एक्चुअली में दिया जाता है हमको, एक्चुअल में जो इनपुट हमको दिया जाता है वो आउटपुट हमको मिलता नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो जाता है पावर का। क्योंकि देखिए जब करंट फ्लो होकर के आती है तो तार का रेजिस्टेंस भी होता है, उस तार में जब करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस में, जाहिर सी बात है पावर का लॉस होगा। वही सेम केस यहाँ पर भी है, यानी जो पावर 1 किलोवाट है इसको हम लिख सकते हैं 1000 वाट, 1000 वाट। और वोल्टेज कितने रिसीविंग एंड पे है 220 वोल्ट है, यानी जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है ये। तो ठीक है, अब हमको दिया हुआ, और ये क्या दिया है, पूरे लाइन का जो रेजिस्टेंस है, हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस, यानी जो पूरा लाइन है, ये जो पूरी लाइन है इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम है, आर, यानी आर जो हमारा है ये क्या है 2 ओम है। तो हमें क्या बताना है, उसकी इफिशियंसी बतानी है। इफिशियंसी का फार्मूला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इफिशियंसी का जो होती है, इफिशियंसी को नीटा सिंबल से यूज करते हैं, इसकी वैल्यू होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, या इसको लिख सकते हैं कितना, आउटपुट को, आउटपुट अपॉन इनपुट है, इसको लिख सकते हैं क्या, आउटपुट प्लस इनपुट जो होगा, आउटपुट प्लस पावर लॉस, पावर लॉस, यानी जो पावर का हमें लॉस हुआ है। इनपुट जो होता है भाई, अगर इनपुट अगर पावर लॉस नहीं होता तो इनपुट आउटपुट बराबर हो जाता, यानी जितना हमें जहां से बिजली आ रही है उतना हमको मिल रही है, कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। इसमें आई स्क्वायर आर लॉस हुआ, इसको बोलते हैं पावर लॉस भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, जिसको हम सॉल्व करते हैं, हमें पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो इससे हम आई निकाल सकते हैं। आई कितना होता है, पी अपॉन बी हो जाएगा, क्योंकि पी इज इक्वल टू बी अपॉन आई से निकालिए, पी इज इक्वल टू बी अपॉन आई से। तो आई जो हमारा पी है 1000 वाट है, और V जो हमारा है 220 है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये 0 0 काट दीजिए, ये 2 से काटिए 50, और ये काटिए 11, यानी ये आ गया 50/11 एम्पियर करंट आ रही है। इस तार से फ्लो होते हुए जो करंट आ रही है 50/11 एम्पियर आ रही है। तो इस तार में जो होगा पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, इन ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट मान लिया फ्लो हो रही है, आई स्क्वायर आर और इंटू आर जो रेजिस्टेंस उसका है। देखिए जो पावर का फार्मूला हमेशा ये याद रखिए, पी इज इक्वल टू वी आई, या आई स्क्वायर आर, या इज आल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों जो है हालांकि एक फार्मूला, एक ही बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, जहां जिस तरह की आवश्यकता पड़े उसका यूज कीजिए आप। तो ठीक है, पावर लॉस हम देख लीजिए, जब पावर लॉस जब निकालेंगे तो हमें आई की वैल्यू कितनी है, आई हमारी है 50/11, तो 50/11 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2 ओम है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 × 50 अपॉन 11 × 11 × 2, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 50 × 50 कितना हो जाएगा, 2500 अपॉन 1, इसका हो जाएगा 121 × 2 हो जाएगा, यानी 5000 अपॉन 121। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी, जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 41 वाट, 41.14 वाट आएगी। यानी जो हमें 1000 तो मिल रहा है, लेकिन हमें कितना हो जा रहा है, जब वो जो हमारा पावर इनपुट था उसमें से 11 पहले 41.44 माइनस हो गया, उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है 1000 वाट मिल रहा है। इसका मतलब हमारा इनपुट क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो अब इफिशियंसी निकालिए, इफिशियंसी तो आउटपुट हमारा कितना है 1000 है, ये हमारा आउटपुट है, और इनपुट हमारा कितना है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी ये हो गया 111 इंटू 100 प्लस 41.14, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी 0.96302 आएगी। इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में लिखी जाती है, यानी परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू 96.302
परसेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 96%। ये ध्यान रहे आपको। एफिशिएंसी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं जो पावर आता है, एनर्जी आती है, कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाता है किसी ना किसी रूप में। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में जब वायर का रेजिस्टेंस होता है, जब इसमें करंट फ्लो, तो पावर का लॉस हो रहा है। जैसे इसमें देखा आपने, जो इस ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर का जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 41 वाट का हुआ है। इसलिए इफिशियंसी जो हो गई है 96% आ रही है। आप समझ रहे हैं बात को ना, कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट बस। और या इसको यदि एक तरीका यदि इनपुट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इनपुट अपॉन, इसको सॉरी इसको कर दीजिए इनपुट माइनस लॉसेस कर दीजिए, इनपुट माइनस लॉस अपॉन इनपुट कर दीजिए। यानी जो आउटपुट है, आउटपुट को इनपुट के फॉर्म में या इनपुट को आउटपुट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पावर लॉस व्हिच इज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज I स्क्वायर R। तो देखा आपने, इस ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी 96% है। ये 0.96302 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 96%। यही आपका ऑप्शन है। ना तो 72% है, ना 91 पर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 85 भी नहीं है, 96% है ये। तो ठीक है, ये पावर लॉस जो होता है एक्चुअली फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कभी टाइम मिलेगा, अगर आपको कमेंट आएगा तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताने की कोशिश करूंगा फॉर डिटेल में, ट्रांसमिशन लाइन से पावर एक्चुअली में कैसे आता है। जो भी पावर हमारे घरों में आता है सिंगल फेज सप्लाई रहती है। इसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। जो आता है, जहां से पावर आता है, उसको सेंडिंग एंड कहते हैं, सेंडिंग एंड। और जो पावर हम रिसीव करते हैं उसको रिसीविंग एंड कहते हैं। वहीं पे पावर हमको डिलीवर होता है। पावर डिलीवर्ड मीन्स हमारा रिसीविंग एंड पे कितना पावर हमको मिल रहा है। तो ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी ये 2018 का ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ है। ये इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी पावर का रिलेशन है। 3 सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बने हुए, इसमें 5 रेजिस्टेंस हैं। देखिए सारे सर्किट में 5 रेजिस्टेंस हैं। इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं। और पांचों कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज कर दी गई है। मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूं। मैं देखिए, ये इसमें 5 रेजिस्टेंस 1 ओम की, इसमें भी 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच, इसमें भी 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 3 वोल्ट बैटरी इन ईच ऑल द केसेस। सब में 3 वोल्ट का है। तो देखिए, हम इसमें जो की कंसेप्ट है पावर का, जैसे बताया गया था कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, इज इक्वल टू I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R। ये फार्मूला हमको, यही हमारा इसी का यूज करना। देख लीजिए इसमें से क्या है, बैटरी दी हुई है, सब में रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बस ये कि सबका रेजिस्टेंस जो है हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके, पहले में देखिए पावर जो है P1 है, जो पहला पावर है ये P1 है, दूसरा पावर है क्या है P2 है, तीसरा जो पावर है वो P3 इसमें दिया हुआ है। द फिगर shows 3 circuits, first, second and third, which are connected to a 3 volt battery. If the power dissipated by the configuration first, second and third are P1, P2, P3 respectively. P1 इसमें P1 पावर कंज्यूम हो रहा है, इसमें P2 पावर डिसिपेट हो रहा है, इसमें P3 पावर डिसिपेट हो रहा है। तो ये बताना उसमें से, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3, C P1 greater than P3 greater than P2 and D P1 greater than P2 and greater than P3। तो देख लीजिए पहले क्या है, जो फार्मूला हमको जो लगेगा इसमें, ये आएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि V हमको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर दिया हुआ है अपॉन R इक्विवेलेंट। देखिए दोनों के तीनों केस में इक्विवेलेंट देखिए इस केस में देखिए, इसमें तो सीधा लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें भी अगर आप देखें, यहाँ से जैसे जब कोई करंट चलेगी, यहाँ से जब कोई करंट जाएगी, तो जब यहाँ पे डिवाइड होगी, यहाँ पे जाएगी, तो कुछ तो यहाँ चली जाएगी और कुछ यहाँ चली जाएगी। और ये करंट होते कि यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इसमें जो है कोई करंट नहीं फ्लो होगी। इसमें क्या होगी, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल, दोनों का सेम पोटेंशियल है। यानी अब ये 1 ओम और ये 1 ओम दोनों सीरीज में हो गए। सिमिलरली ये 1 ओम और ये 1 ओम दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब ये दोनों सीरीज में थे 2 ओम और ये पैरेलल था किसमें, 2 ओम था। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो गया, यानी R
1, इसको मान लीजिए R इक्विवेलेंट 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 2 और 2 2, यानी अब 2 2 ओम के रेजिस्टेंस हमारे किसमें है, पैरेलल में है। यानी इसको मैं कहीं अलग बना देता हूं मैं, तो अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए भाई, इसको देखिए, ये केस हमारा बिल्कुल इसी तरह से है, ये हमारा इसी तरह से है, ये जो है इस तरह से हमारा है, सॉरी इस तरह से हमारा केस है। देखिए जहां पर जब करंट जाएगी यहाँ पहुंचेगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, सॉरी कुछ यहाँ जाएगी, और कुछ ये करंट जो यहाँ जाएगी सीधे यहाँ से, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल, क्योंकि सबकी वैल्यू एक एक ओम है, सभी एक एक ओम है, सभी एक एक, सब ऑल आर ऑफ 1 ओम। तो देखेंगे इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, यानी ये भी व्हीटस्टोन का एक तरह से ये भी व्हीटस्टोन के रूप में ये भी बना हुआ है। अब ये 1 ओम दोनों हो गए 2 ओम, और फिर ये 1 ओम ये भी हो गए, दोनों क्या हो गए 2 ओम। अब ये 2 ओम दोनों किसमें है, पैरेलल में है। जो पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, 2/2 इक्वल टू 1 ओम। यानी पहले केस में जो हो जाएगा P1 जो हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 1, यानी 9 वाट, 9 वाट आ गया है, यानी P1 हमारा 9 वाट आ गया है। अब P2 देखिए, P2 देखिए ये क्या है, इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ये P2 में देखिए कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ये देखिए इसमें भी हमारी कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें भी हमारी क्या है, कोई करंट हमारी इसमें नहीं जाएगी। चलिए 1 1 1 1 तो 2 2 2, यानी ये है, इसमें जब कोई करंट गई, इसमें ये भी आ रहा है, ये आ रहा है। चलिए ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस हमारा जो है, तीनों सर्किट हमारे किसमें हो गए हैं, ये 1 1, ये देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस इसका आएगा, ये और ये दोनों किसमें हमारे हैं, ये 1 1 1 ओम 1 ओम। चलिए ठीक है, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आएगा, ये हाफ आएगा, ये क्योंकि 2 2, ये 2 2 और 1 1 दोनों 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये कितना हुआ, ये 1 हुआ प्लस 1 और ये दोनों फिर ये दोनों जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये 1 आया है, और फिर ये 1 और ये 1 दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ये हो गया इसका हाफ। यानी इस केस में P2 विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन हाफ विल बी इक्वल टू 9 इंटू 2, यानी 18 वाट हो गया। और P3 देख लीजिए, P3 की वैल्यू किसमें इसमें कितनी होगी, अब ये देखिए 1 1 दोनों किसमें है, सीरीज में है, और ये किसमें है, सीरीज में है, इन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, यानी ये हो गया 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम। अब इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 2 ओम इज इन पैरेलल विद 2 ओम, ये हो गया 1 ओम। 1 ओम और 1 ओम दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो ये कितना हो गया इसका, 2 ओम हो गया है, 2 ओम हो गया है। तो ठीक है, जब 2 ओम हो गया तो इसका भी हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों 2 ओम एक ओम के हो गए प्लस 1 ओम, यानी इसका जो करंट रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 2 ओम, यानी ये जो हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको 18 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा। जिसमें कौन सा सबसे ज्यादा बताइए, P2 वाला सबसे ज्यादा है, ये P2 यानी P2 ग्रेटर देन P1। P1 में देखिए P2 में 18 वाट आया है, P1 में 9 वाट आया है, और P3 में 4 वोल्ट आया है। इस तरह कर सकते हैं, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। इस तरह से देखा आपने, तीनों कॉम्बिनेशन में जो होगा ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये इसको देखिएगा, जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इक्विवेलेंट, बस इसमें करना क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और इसमें कुछ खास है नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद आपका लोगों का।